इसके बाद हम देखेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्रेटिनिन की बात करें, इसके तो एविडेंस बहुत सारे हमने देखे हैं। इसमें किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और यदि वो 1 घंटे भी प्राणायाम कर लेता है तो वो तुरंत उसमें उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो प्राणायाम के लिए मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई हो तो। उसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब अनुलोम विलोम की हम बात कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम न सिर्फ केवल किडनी के लिए, ये शरीर के प्रत्येक प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हर एक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम किडनी की बात करें तो किडनी की बीमारी केवल किडनी की नहीं है। जैसे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स यदि आती हैं, कोई एक व्याधि शरीर में शुरू होती है तो उसका प्रभाव अन्य अन्य ऑर्गन्स पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हमारे पेनक्रियाज में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, हार्मोन जो हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अब यदि हमारे पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है और यदि ब्लड उसके कारण यदि इंसुलिन ठीक से काम ना करे या ग्लूकागॉन ठीक से काम ना करे तो ब्लड में शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होने से किडनी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इतना ब्लड जिसमें ग्लूकोज इतना ज़्यादा है उसको अगर फिल्टर करने के लिए फिर वो एक आगे कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आने लगता है, जिसको हम ग्लूकोसोरिया बोलते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है। मतलब यदि डायबिटीज़ भी हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी की डिजीज़ हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, जब किडनी में प्रॉब्लम है तो फिर सीधी सी बात है कि ब्लड का लेवल इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा और फिर इजेक्शन फ्रैक्शन संबंधी समस्याएं, हाइपरटेंशन, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में और भी किसी प्रकार की व्याधियां ना हो, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि हर एक ऑर्गन स्वस्थ रहेगा तब हमारी किडनी भी स्वस्थ रहेगी, हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि यदि हार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या हमारे रेस्पिरेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका प्रभाव सीधे किडनी में आता है। जो भी हम खा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, हमारा फूड अच्छा हो, हमारा मील अच्छा हो, क्योंकि हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगी वो भी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। अधिक प्रोटीन यदि हम लेते हैं तो हमारे प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रोटीन जब हमारा किडनी फिल्टर करना बंद कर दे, प्रोटीन अगर यूरिन में दिखने लग जाए तो उसको प्रोटीनूरिया बोल देते हैं। ग्लूकोज दिखने लग जाए तो ग्लूकोसोरिया बोल देते हैं। क्रेटिनिन का लेवल हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सारा एक प्रकार से होलिस्टिक ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। होलिस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स जहाँ माइंड, बॉडी और स्पिरिट, मतलब हमारा सोल, तीनों इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए है योगा थेरेपी। योग में आ जाता है प्राणायाम, ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन। तो हम पहले प्राणायाम की बात कर रहे थे, तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक। जितना भी हमारी डिजीज़ की कंडीशन है उसके अनुसार हम उसका रेशो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पोस्चर्स, कौन कौन से पोस्चर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं किडनी डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ को रोकने के लिए और उसको क्योर करने के लिए। तो पहले इसमें हम अलग अलग अभ्यास देखेंगे, खड़े होकर करने वाले, बैठकर करने वाले, लेटकर करने वाले, सुपाइन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम खड़े होकर के कर सकते हैं। ये जो आसन हम करेंगे ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जिसको अभी किडनी डिजीज़ नहीं है उससे प्रिवेंशन के लिए, और यदि प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको क्योर करने के लिए। तो हम प्रारंभ में करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पहले हम समस्थिति में खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठा करके, हैंड्स अप करके अपने हेड पे लेकर के आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए। प्रयास करेंगे कि हमारे पैर बिल्कुल पास पास में हो, और यदि बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे पैरों के बीच में। एक्सहेल करते हुए वापस अगेन इनहेल करते हुए बॉडी को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स। तो ये हमने किया ताड़ासन का अभ्यास। इसके बाद हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए अगेन वैसे ही
दोनों पैरों में इसमें डिस्टेंस रहेगा जितना हमारे शोल्डर्स के बीच में डिस्टेंस है। और इसमें हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। हाथ जो है आप आर्म्स जो है वो कान से टच रहेंगे। तो इस स्थिति में जो हम जब इसको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, यहाँ पे जो मसल्स हैं यहाँ के, जहाँ पे किडनी है, तो इसका हमें और लाभ प्राप्त होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में गैप, इसके भी 2 पार्ट हैं। दोनों हाथों को सामने इस तरीके से उठाएंगे और श्वास लेते हुए पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो कटी चक्रासन। इसके बाद में कटी चक्रासन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें इसको होल्ड करके करेंगे। कंधे के ऊपर से ऑपोजिट पैर को देखने का प्रयास। डायरेक्शन चेंज दूसरी ओर से। इसके बाद हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन में भी सेम, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस और हाथ को उठा करके ऐसे लेकर के आ जाएंगे। काउंटर पोज दूसरे साइड से। इन सभी आसनों को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा किडनी वाला पोर्शन है उसमें किस प्रकार से स्ट्रेच हो रहा है, कैसे वो पार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, उस बात को उन विचारों को अपने माइंड में रखेंगे। क्योंकि हमें मानसिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों प्रकार से अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए अभ्यास करना है। इसके बाद खड़े होकर करने वाले अभ्यासों के बाद हम करेंगे बैठकर करने वाले अभ्यास। तो बैठकर करने वाले अभ्यास में हम प्रारंभ में करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में बैठते हैं और फिर राइट फुट को फोल्ड करके एक हाथ पीछे की ओर, बॉडी सीधी, श्वासें सामान्य। दूसरे साइड से सेम पोस्चर। पहले दंडासन में सामान्य रूप से वापस आ जाएं। अब लेफ्ट फुट को फोल्ड करके हाथों को पीछे की ओर प्लेस करेंगे। वक्रासन के बाद में अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन की स्थिति में आने के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। उसके लिए एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को ऑपोजिट साइड के अंगुलियों से ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ेंगे जितना हो सकता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। श्वासें सामान्य। यदि क्रोनिक डिजीज ना हो तो इस स्थिति में कपालभाति के साथ इसका अधिक लाभ होगा। डायरेक्शन चेंज। जितना हो सकता है स्ट्रेच करके बॉडी को सीधी करने का प्रयास करेंगे। श्वासें सामान्य। रिलैक्स।